Question number 34. A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work was required? Point number A, to lift the block from the ground and put it at the top. Point number B, to slide the block up the incline. What will be the speed of the block when it reaches to the ground? Point number C, it falls off the incline and drops vertically on the ground. Point number D, it slides down the incline. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ सारा डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी. मास है इस ब्लॉक का जो टॉप पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है 200 ग्राम. इसको 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा 0.2 केजी. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 मीटर. ये डिस्टेंस पता है हम लोगों को 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और हाइट जो है यहाँ ग्राउंड से वो है 3.2 मीटर. ये दिया हुआ है. तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर 1 फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो ए पॉइंट पे बोला है कि हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. जब किसी चीज को ग्राउंड से उठा करके टॉप में ले जाना है तो यहाँ पे वर्क कितना हो रहा होगा. इस केस में वर्क होता है, कितना वर्क करना पड़ेगा किसी इंसान को, mgh. Therefore वर्क इज इक्वल टू मास यहाँ पे गिवन है 0.2. g का वैल्यू पहले क्वेश्चन में बता दिया गया कि 10 लेना है, एंड हाइट है 3.2 मीटर. तो इसका मतलब वर्क का टोटल वैल्यू क्या आएगा, 6.4 जूल. ये हो गया पॉइंट नंबर ए. ये हो गया ए का आंसर. कभी भी जमीन से उठा के उसको ऊपर लेके जाना है तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh करना पड़ेगा. तो इसीलिए पॉइंट नंबर ए का आंसर आ गया. अब पॉइंट नंबर बी पे देखते हैं क्या सॉल्व करने के लिए बोला है. पॉइंट नंबर बी में बोला है टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. अब ऐसा मान लेना है कि ये कंडीशन ऐसा है, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक यहां पे है, तो इस ब्लॉक को ऊपर स्लाइड कराने के लिए कितना वर्क का जरूरत होगा. तो हम लोगों को पता है ये इधर वाला साइड जो है वो 10 मीटर है, इधर वाला साइड है वो 3.2 है. ये हम लोगों को पता है. अब इसको अप द इंक्लाइन, चूंकि बताया गया है कि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी ये स्मूथ है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है. नॉर्मल हम लोग अगर कंपोनेंट से देख ले तो समझ में आएगा. फ्रिक्शन रहता, कुछ रहता तो फ्रिक्शन जितना लग रहा है कम से कम उससे ज्यादा फोर्स लगाना होता. फ्रिक्शन से जितना उसको रोक रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाना होगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा. बट चूंकि स्मूथ है यानी फ्रिक्शन का कुछ है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है. तो अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो सबसे पहले ये समझना होगा यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा काम करता है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है नॉर्मल रिएक्शन r. यहां अगर ये एंगल थीटा है तो यहां काम करेगा mg cos थीटा. थीटा अगर यहां थीटा एंगल बन रहा होगा ये, और इधर काम करेगा mg sin थीटा. अब एक चीज समझना है, वर्क का फॉर्मूला होता है, या वर्क का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब चूंकि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ काम नहीं करेगा, स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन इसको रोक नहीं हो रहा होगा. तो यानी mg sin थीटा जो इधर लग रहा है, इसका इक्विवेलेंट अगर इसको फोर्स इधर मिल जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा. यानी कम से कम mg sin थीटा इतना तो फोर्स यहाँ अगर लग गया तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा इस डायरेक्शन में. अगर फ्रिक्शन रहता तो इसको रोकता, बट फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रोकेगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है. तो यानी जितना इधर mg sin थीटा लग रहा है उतना ही अगर इधर लग जाता तो ये मूव करने के लिए रेडी हो जाता. तो वर्क में यहाँ पे हम लोग करेंगे, किसका इक्विवेलेंट फोर्स चाहिए होगा, mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है s. अब इसको लिखते हैं mg का हम लोगों को पता है sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई h इंटू डिस्प्लेसमेंट s. अब वैल्यू पुट करते हैं. अभी अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 3.2 है, ये हाइट 3.2 है, और h यहाँ पे कितना है 10 मीटर. यहाँ देखते हैं ये 10 मीटर है h, इसको अगर ट्राइंगल मान ले तो ये h 10 मीटर है, और ये परपेंडिकुलर कितना है 3.2 मीटर. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू मास है 0.2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया है, इंटू p बाई h. तो p है 3.2 डिवाइड बाई h इज 10. ओ सॉरी, p परपेंडिकुलर 3, हाँ ठीक है. h का मतलब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया हुआ है 10, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टोटल 10 मीटर ही हो रहा है.
तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ रहा है 0.2 इंटू 10, 2 इंटू 3.2 इज इक्वल टू 6.4 जूल। ये हो जाएगा बी पॉइंट का आंसर। इसमें पॉइंट नंबर सी है, इफ इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। यानी ये इंक्लाइन से अगर ये यहां से सपोज गिरता है और ग्राउंड पे आकर ड्रॉप होता है, मतलब अब यहां से अगर ये गिरा और गिर करके सीधा ग्राउंड पे आके ड्रॉप होता है, तो ऐसा केस में क्या होगा, यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी इसका कुछ, प्लस ये गिरना शुरू होगा तो यहाँ पे आते आते इसका एक काइनेटिक एनर्जी, चूंकि अब जब ये ड्रॉप हो रहा होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी तो डेवलप हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से ये जो ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh वही होगा, यहां से जब गिरेगा तो यहां जब आ जाएगा तो जब ये हिट कर रहा होगा सरफेस को तो क्या वैल्यू से कर रहा होगा, हाफ mv स्क्वायर से। तो इसका मतलब ऊपर में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, यहाँ पे उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा जब ये रेस्ट में होगा, उसके बाद वही एनर्जी तो कन्वर्ट हो रहा होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, तो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m और m कैंसिल कर देते तो gh 2gh इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये होता है। अब अंडर रूट 2gh का मतलब ही होता है 2 इंटू जी का वैल्यू 10 पता है इंटू 3.2 हाइट दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट नंबर डी में पूछ रहा है कि इस ब्लॉक को अब नीचे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको स्लाइड डाउन करने के लिए नीचे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों को पता है कि यहाँ हम लोगों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर यहां से हम लोग निकालेंगे कि इसको क्या वेलोसिटी चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट पे होगा तो 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s। v स्क्वायर इज इक्वल v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as कितना हो जाता है एक्सीलरेशन। और हम लोगों को यह भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, ये आता है। तो यहां से अगर एक्सीलरेशन निकल जाता है तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा, अगर बॉडी ये है और इसको एक बार हम लोग यहां से हटाते हैं पहले, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर ये बॉडी यहाँ है तो डेफिनेटली नीचे काम कर रहा होगा mg, ऊपर यहाँ पे काम कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन r, इतना तो क्लियर है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा होगा ये mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आ रहा होगा mg sin थीटा। इतना ही हो रहा होगा, इसको भी हटा लेते हैं ताकि समझने में इजी। यही हो रहा होगा। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन होता, अगर कोई इस फोर्स को रेसिस्ट कर रहा होता तो दो इस वाले फोर्स से इसको सब्ट्रैक्ट करते इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते। चूंकि ये सरफेस स्मूथ है जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी ये जो mg sin थीटा है इसको रेसिस्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्ट कौन करता है, फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, तो ये mg sin थीटा ही वो फोर्स होगा जो इसको नीचे लेकर के चलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फोर्स के जगह पे mg sin थीटा डिवाइडेड बाय मास। फोर्स के जगह पे mg sin थीटा डिवाइडेड बाय मास। अब ये और ये m कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू g sin थीटा। a का वैल्यू कितना आ गया, g sin थीटा। अभी हम लोगों को पता है कि सिंस v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as होता है, इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू a इज इक्वल टू g sin थीटा होता है इंटू s। अब इसको अंडर रूट हम लोग फिर से लिख सकते हैं, 2g को 2g रहने देते हैं, sin थीटा को लिख सकते हैं इंटू p बाई h इंटू s। अब इसको अगर हम लोग और फिर फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू g का वैल्यू है 10 इंटू यहाँ पे ये हाइट कितना है, क्वेश्चन में बताया हुआ ये हाइट है 3.2, तो यहाँ पे कर देंगे 3.2 p बाई ये h कितना था 10 था, तो यहाँ 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर।
क्योंकि ये है ये 10 मीटर दिया हुआ था, ये 3.2 दिया हुआ था। यहां से कैंसिल करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज 20 इंटू 3.4 इज √64। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू 8 जूल। ये इतना वर्क हो जाएगा, 8 जूल वर्क होगा। इसको ऊपर से नीचे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, इसको कितना करना पड़ेगा, 8 जूल। यही आंसर।